हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रुप मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका साथी एक बार फिर अपने एक नई सेशन, एक नई क्लास, जी हाँ, सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास में हमारी आज की 12वीं क्लास होगी, क्लास 12 होगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि व बुद्धि के सिद्धांत। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं आदि, इन सभी क्लासेस चीज़ों को आपने इस आज के सेशन में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की अगर हम शुरुआत से बिल्कुल बेसिक बात करें तो पहला बिंदु इसके लिए होगा कि सर्वप्रथम जो बुद्धि शब्द है या इंटेलिजेंस शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। बिल्कुल साथियों, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। वहीं साथियों, बुद्धि पर जो सर्वाधिक कार्य किया है, अक्सर पूछा जाता है बुद्धि से संबंधित सबसे अधिक कार्य किसने किया है, यानी बुद्धि पर सबसे प्रभावशाली रूप से जो बातें कही हैं वो किसने कही हैं, तो उसमें नाम जोड़ा जाता है बिने व साइमन का। मुख्य तौर पर बिने का नाम जोड़ा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बिने हैं। तो बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य बिने व साइमन ने किया, जिसमें भी मुख्य तौर पर अगर नाम लेना चाहें तो उत्तर होगा बिने। जी हाँ साथियों, तो शब्द किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य किसने किया, बिने ने किया। बुद्धि है क्या, अगर हम इस बात पे चर्चा करें कि बुद्धि है क्या, तो बुद्धि को जो कंक्लूड रूप से उत्तर दिया गया है या समझाने का प्रयास किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि बुद्धि जो है वो अनेक मानसिक शक्तियों का समूह है। क्या है, अनेक मानसिक शक्तियों का एक समूह है, जिसको हमने क्या कहा है, बुद्धि कहा है। जैसे कि हमारे अंदर या एक बालक के अंदर जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, किसी भी चीज के लिए डिसीजन करना, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, समायोजन यानी कि एकोमेंडेशन, मूर्त चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन यानी कि फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि संबंधित जो भी चीजें हैं जो हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन प्रति समय हम किसी भी परिस्थिति में फंसने पर या कोई भी जब कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों को प्रयोग करते हैं। जब हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं पैदा होने लगती हैं तो माना जाता है कि हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है। और ये सभी चीजें किसके कारण हो रही हैं, हमारी बुद्धि के कारण हो रही हैं। अर्थात बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है हमारा अनेक मानसिक शक्तियों का समूह है। और अभी इसको डिटेल में जानेंगे, इसकी एक एक विशेषता बुद्धि से संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस को भी रिलेट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चंस को भी बनाती हैं और हम इससे बुद्धि के कंप्लीट या डिटेल जानकारी भी जान पाएंगे। तो जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं। तो पहली विशेषता बुद्धि की कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की जन्मजात एवं प्राकृतिक योग्यता या क्षमता है। कहने का मतलब है बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो बालक में जन्म से ही होती है, पैदा होने के साथ ही होती है, और जो चीजें साथियों जन्मजात होती हैं उनको हम प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। और इसके साथ हम एक और शब्द भी जोड़ सकते हैं कि बुद्धि जो चीज जन्मजात है, प्राकृतिक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सार्वभौमिक भी होगी। अर्थात जो चीज जन्मजात है, बाई बर्थ हमारे अंदर है, तो वो प्राकृतिक कहलाएगी। और अगर प्राकृतिक ही है, जन्मजात ही है, तो क्या फिर ऐसा थोड़ी है कि किसी में होगी किसी में नहीं, तो वो तो सभी में होगी बिल्कुल। तो इसलिए बुद्धि हमारी कैसी क्षमता कही जाएगी, जन्मजात, प्राकृतिक व सार्वभौमिक क्षमता है। अर्थात बालकों में जन्म से ही पाई जाती है, नेचुरल रूप से पाई जाती है और सभी में पाई जाती है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें, अक्सर ऐसा कहा भी जाता है लेकिन वो गलत माना जाता है कि अगर हम चर्चा करें लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर हम बुद्धि से संबंधित कोई चर्चा करना चाहें तो अक्सर ऐसा हम कई बार कहते हुए सुन लेते हैं लोगों को कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बात को, इस कथन को लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम से जाना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत और जो बुद्धि से संबंधित थ्योरीज हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि लिंग के आधार पर बुद्धि संबंधी कोई अंतर नहीं पाया जाता है। क्या मतलब इस बात से कि लड़का लड़कियां कोई भी हो, किसी में भी बुद्धि संबंधी कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अंतर होगा, लेकिन अगर आप उसको जेंडर बेसिस पे करना चाह रहे हो तो यह बिल्कुल गलत है। पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंस का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जेंडर बेसिस होगा ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है।
हो सकता है लड़कों में भी बुद्धि कम हो, ऐसा निश्चित नहीं है कि लड़कियों में होगी बुद्धि कम। तो ये बिल्कुल क्या है, एक फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट है कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है। अगर ऐसा फिर भी कोई कहता है तो इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूढ़िवादिता में रखते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, लिंग के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस पावर इन एनी पर्सन। तो कहने का मतलब है कि लिंग के आधार पर बुद्धि संबंधी कोई अंतर नहीं पाया जाता। इस बात को अच्छे से याद रखना है। फिर भी अगर कोई ऐसा कहता है तो इसको हम लैंगिक रूढ़िवादिता में मानेंगे। बुद्धि की अगली विशेषता, बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्यता करने की जो योग्यता है प्रदान करती है। अर्थात हम कई बार जो चीजें हमारे सामने होती हैं उनको तो फिर भी सोच ही लेते हैं, लेकिन बुद्धि एक ऐसी क्षमता है कि ये हमें उन चीजों के बारे में भी, उन वस्तुओं के बारे में भी, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सोचने की, चिंतन करने की, विचारने की क्षमता पैदा करती है जो हमारे सामने भी नहीं है। अर्थात इस बात से हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। अर्थात ये एक ऐसी क्षमता सोचने, समझने की, विचारने की हमें पैदा करती है जो कि एक अद्भुत होती है। अद्भुत से मतलब कि चीजें ना भी हो तो भी हम उनके बारे में सोच पा रहे हैं। तो उसी को कहीं ना कहीं एक अमूर्त चिंतन के नाम से जाना गया है, जो कि हमको बुद्धि ही प्रदान करती है। अगली विशेषता है कि बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बिल्कुल साथियों, हम जब भी किसी समस्या का समाधान करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के अनुसार अपने आप को फिट करने में या हमको एडजस्टमेंट करने में या उसके अनुसार या अनुकूलन करने में जो हमको मदद करती है, जो सबसे सहायक क्षमता है हमारी, जो हमको उससे संबंधित ऐसी क्षमताओं को पैदा करती है जिसके कारण हम नवीन परिस्थिति में सामंजस्य कर पाते हैं, तो उसके पीछे मोस्ट रेस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वह हमारी बुद्धि होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है। अर्थात बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। अगली विशेषता, बुद्धि का विकास कब से शुरू होता है? तो बुद्धि का विकास जैसे ही एक बालक जन्म लेता है तभी से होना शुरू हो जाता है और सामान्यतः जो प्रकृति मानी गई है वो किशोरावस्था के लगभग अंत तक हो जाती है। उसके बाद उसमें आगे की चीजें बढ़ती रहती हैं, स्तर बढ़ता रहता है, लेकिन बौद्धिक स्तर से जो मानसिक शक्तियां हैं, जो बेसिक्स हैं, लगभग वो किशोरावस्था के अंत तक विकसित हो जाती है। फिर आगे उनमें चीजें बढ़ती रहती हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हम बोले तो बुद्धि का विकास जन्म से शुरू हो जाता है और लगभग किशोरावस्था के अंत तक हो जाता है। अगली विशेषता, बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल साथियों, कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो हमारे अंदर वंशानुगत होती हैं, जो हमारे माता पिता या पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई हैं। तो कुछ ऐसी क्षमताएं, ऐसी चीजें भी हमारे अंदर होती हैं जिनके कारण भी हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। और कुछ वातावरणीय, अर्थात हमारे आसपास के लोग, आसपास का माहौल, आसपास के लोगों का नजरिया, चीजों को करने का ढंग, जलवायु, पोषण आदि आदि चीजें भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। क्योंकि जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं, हमारा सोचने समझने का, किसी कार्य को करने का ढंग आदि आदि उसी प्रकार से होता चलता है। और वंशानुगत अर्थात हमारी जो भी शारीरिक, मानसिक, जो भी संरचनाएं, जो जेनेटिक्स हैं, अर्थात जो जीन्स हमको प्रभावित कर रहे हैं, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। अर्थात इस बात को कहने के लिए, इस बात से कहने से यह आशय है कि बुद्धि पर निश्चित तौर पर हमारे वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, इसका हमारी इंटेलिजेंस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जब भी हम किसी परिस्थिति में फंसते हैं जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे गुच्छा सा बना हुआ, धीरे धीरे वो कैसा सुलझता हुआ चला गया। तो बुद्धि बिल्कुल इसी प्रकार से कार्य करती है। जब आप अक्सर ईयरफोन आदि को यूज करके रखते हैं तो आप देखते हैं वो बिल्कुल उलझा हुआ मिलता है आपको हर बार, लेकिन आप उसको धीरे धीरे सुलझाते हैं ना। तो उसी प्रकार से बुद्धि भी ऐसा ही काम करती है कि उलझी हुई चीज को भी, जटिल समस्या को भी, कठिन परिस्थितियों को भी क्या बना देती है,
एकदम सरल बना देती है। अर्थात हम किसी भी समस्या का जो समाधान कर पाते हैं, उन समस्याओं के समाधान निकाल पाते हैं, उनका हल निकाल पाते हैं। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बुद्धि होती है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बुद्धि होती है। तो अर्थात इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थिति और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। अगला है बुद्धि सीखने में सहायक होती है। बिल्कुल साथियों, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि एक बुद्धि ही है जिसके कारण हम चीजों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब तक हम चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने व्यवहार में लागू भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जो हमारा व्यवहार परिवर्तन है, जो भी हम चीजें सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में लागू कर रहे हैं, उन सब चीजों के पीछे मुख्य रूप से जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी इंटेलिजेंस है, यानी कि बुद्धि है। अर्थात इस बात को हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बुद्धि हमें सीखने में सहायता प्रदान करती है या बुद्धि सीखने में सहायक होती है। अगली विशेषता, बुद्धि अंतर करने की क्षमता विकसित करती है। बिल्कुल, एक बुद्धि है जो हमें विश्लेषण, संश्लेषण आदि सभी चीजों की क्षमता पैदा करती है। बुद्धि ही है जिसके कारण हम एक किसी चीज के बिल्कुल सूक्ष्मतम बिंदुओं के बारे में भी सोच पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, या उनमें अंतर प्रदर्शित कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं। अर्थात बुद्धि हमको एक ऐसी क्षमता उपलब्ध कराती है, या बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर हम वस्तुओं में, किसी भी चीज में सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं, या सूक्ष्मता से उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या उनके बारे में डिफरेंस कर सकते हैं। तो बुद्धि बिल्कुल अंतर करने की क्षमता हमें विकसित करती है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। वहीं अगली विशेषता है कि बुद्धि हमको सही और गलत, नैतिक और अनैतिक आदि में अंतर करने की योग्यता देती है। बिल्कुल, बुद्धि है जो हमको अलाउ करती है कि हमको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा सटीक रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। हम सोचते विचारते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि ही है जो हमें उस काम को करने से संबंधित निश्चित तर्कों की तरफ अग्रसर करती है। तर्कों के आधार पर हम अपनी समस्याओं को समझ पाते हैं कि हमारी समस्या क्या है और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। अर्थात बुद्धि ही हमें इस बात की क्षमता पैदा करती है हमारे अंदर कि हम सही और गलत का में से किसी एक का चुनाव कर सकें, या सही और गलत को चुन सकें, देख सकें, नैतिक और अनैतिक आदि चीजों को समझ सकें। तो अर्थात बुद्धि हमें सही और गलत, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट। बिल्कुल याद रखना है कि जो हमारा संवेगात्मक उत्तेजना होती है, अर्थात जब इमोशंस या इमोशनली हम हाइपर होते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। कहने का मतलब है जो संवेग हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? ऐसा कहा जाता है, अक्सर आपने कहावत भी सुनी होगी, कि जब हमें खुश हो और हम क्रोध में हो तो हमें किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए या कुछ कहना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर हम क्रोध में किसी से कुछ कह देते हैं या खुशी में किसी से कोई वादा कर देते हैं, तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि जब हमारे ऊपर इमोशंस हावी होते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो ये सभी क्या है, हमारे संवेग हैं, इमोशंस हैं। तो जब हमारे ऊपर इमोशंस हावी होते हैं तो हमारी बुद्धि जो है उस समय काम करना बंद कर देती है। तो अर्थात इस बात से स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक उत्तेजना के समय हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संवेग हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि हमें कभी भी क्रोध में या ऐसी स्थिति में किसी से कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमोशंस जब हमारे ऊपर हावी होते हैं तो बुद्धि जो है क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि संवेगात्मक उत्तेजना के समय बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात संवेग हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगली विशेषता बिल्कुल महत्वपूर्ण, कि वैसे तो देखो अधिगम के सभी सिद्धांतों में बुद्धि का बहुत महत्व है। आप कुछ भी काम करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, उनमें बहुत ही महत्व है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ। लेकिन जो हमारा अधिगम का सूझ का सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है जो कोहलर द्वारा है, उसमें जो है बुद्धि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसमें पूर्णतः काम कहीं ना कहीं किसका है, बुद्धि का ही है। तो याद रखेंगे, ये हमने जानी अपनी अधिगम की विशेषताएं। कुछ इसके कथन जान लेते हैं और फिर डायरेक्ट बात करेंगे इसके सिद्धांतों को।
कथन की जो है या इसकी परिभाषाएं जान लेते हैं, बुद्धि से संबंधित थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि बुद्धि है क्या। तो बिने कहते हैं बुद्धि है क्या, तो जो बिने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, अर्थात बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए 4 शब्द ही पर्याप्त हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा आविष्कार करने की क्षमता है, निर्देश है, वे आलोचना के आदि आदि क्षमताएं हैं, वही हमारी क्या है, बुद्धि है। वहीं वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि जो है वो हमारी कार्य करने की क्षमता है। बिल्कुल, तो कार्य करने की क्षमता वुडवर्थ ने किसको कहा है, बुद्धि को कहा है। और टर्मन कहते हैं कि बुद्धि ही है जो हमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमूर्त चिंतन, जब वस्तुएं सामने ना हो हम उनके बारे में जब भी सोच सकें। थॉर्नडाइक कहते हैं कि सत्य को पहचानना ही, कि सत्य क्या है, सही क्या है, इसकी पहचान करना ही क्या है, बुद्धि है। या ये सब चीजें किसके कारण हो रही हैं, बुद्धि के कारण हो रही हैं। वहीं बकिंगम कहते हैं कि सीखने की जो शक्ति है वही बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसने कहा है, बकिंगम ने कहा है। और वहीं बट कहते हैं कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, अर्थात जो हम किसी चीज के लिए समझते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये सभी चीजें हमारी किसके कारण होती हैं, बुद्धि के कारण होती हैं। कौन कह रहे हैं, बर्ट महोदय कह रहे हैं। और वहीं स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि एक तार्किक चिंतन है, अर्थात जब हम किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज पर तार्किक रूप से चिंतन करते हैं तो वही हमारी क्षमता बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। चलते हैं टू द पॉइंट, बिल्कुल डायरेक्ट, जो अब हमारे एग्जाम के लिए डायरेक्ट काम करने वाला बिंदु है, बुद्धि के सिद्धांत। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, ये बिल्कुल नहीं भूलना है हमें गलती से भी, क्योंकि हमारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जानते हैं हमारे बुद्धि के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, या इसको हम एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत जो है वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। बिल्कुल साथियों, इसको सबसे प्राचीन सिद्धांत भी माना जाता है। तो बुद्धि का जो सबसे पहला सिद्धांत दिया वो हमारा किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। कब दिया, 1911 में दिया। किस नाम से जाना गया, तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, या कह सकते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। ये रही फैक्ट बिंदु इसका। अब जानेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को एक तत्व का सिद्धांत कहने का क्यों जो प्रयास किया है, या क्यों कहा है कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत। तो चलते हैं, जानते हैं इस बात को। तो बिने का मानना है कि व्यक्ति के अंदर सभी मानसिक शक्तियां, जितनी भी मानसिक शक्तियां होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि हम किसी चीज पर तर्क करते हैं, विचार करते हैं, किसी भी चीज का निर्णय करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सभी मिलकर एक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ये सभी क्षमताएं एक ही चीज के रूप में काम कर रही हैं, या एक ही चीज के द्वारा ये संचालित हो रही हैं। और वही एक क्षमता ही क्या है, हमारी बुद्धि है। और उसी को इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक तत्व। अर्थात एक बार पुनः जान लेते हैं इस बात को कि बिने का मानना है कि व्यक्ति के अंदर सभी मानसिक शक्तियां, जैसे तर्क शक्ति, विचार, निर्णय, कल्पना, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान आदि सभी मिलकर एक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, अथवा यह सभी क्षमताएं एक तत्व द्वारा संचालित होती है, जिसे एक तत्व कहा जाता है। और जानते हैं इसको डिटेल में। बिने के अनुसार बुद्धि का इस एक तत्व का ही व्यक्ति के संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण होता है अथवा जिम्मेदार होता है। बिने कहते हैं कि ये जो एक तत्व है, इसी के कारण हम अपनी संपूर्ण प्रक्रियाओं को, अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी क्षमताएं हमारे अंदर हैं, वो सब कुछ इसी एक तत्व के कारण ही होती हैं। बिल्कुल साथियों, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि में एक तत्व है और उसी के कारण हम जितनी भी क्षमताएं कर पा रहे हैं, जो भी हमारी मानसिक क्षमताएं, शक्तियां हैं, वो सब कुछ इसी एक तत्व के कारण ही हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वो सभी मिलकर ही एक तत्व के रूप में कार्य करती हैं, और वही हमारे संपूर्ण शरीर पर, या उसी का ही हमारे संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण होता है। हमारी कार्यशैली, सभी चीजों में वही कौन होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसलिए साथियों, इनके सिद्धांत को
निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर एक ही तत्व सब कुछ होगा तो इसके संदर्भ में जॉनसन ने कहा है कि यदि यह तत्व क्रियाशील अवस्था में होगा तो व्यक्ति अपने काम कर पाएगा, जीवन में चीजें कुछ कर पाएगा, और अगर यही निष्क्रिय हो गया तो व्यक्ति फिर तो असफल होगा, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। सब कुछ सर्वे सर्वा इन्होंने एक ही चीज को बता दिया है बुद्धि के संदर्भ में, इसलिए इनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सर्वे सर्वा एक ही तत्व को कह दिया गया है, और जॉनसन ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कथन भी दिया कि ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर ये तत्व क्रियाशील अवस्था में होगा तो व्यक्ति सफल है, काम कर पाएगा, चीजों को कर पाएगा, अन्यथा वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो यही हमारा जो है बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है जो बिने का है, जिसमें इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में सिर्फ एक तत्व को ही रेस्पॉन्सिबल माना है। अब अगला सिद्धांत बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत या दो खंडीय सिद्धांत, अर्थात ये स्पीयरमैन ने दिया है 1904 में। बिल्कुल साथियों, याद रखेंगे जो हमारा बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है या द्विकारक सिद्धांत है या दो खंडीय सिद्धांत है, वो किसने दिया? तो उत्तर होगा एक बार में स्पीयरमैन। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। अब इस बात जान लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या कहा। तो जैसे एक तत्व वाले सिद्धांत में आप समझ पाए कि इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में एक तत्व को बताया है, तो जैसा कि आप नाम से थोड़ा सा स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि इन्होंने फिर क्या कहा होगा। तो इन्होंने कहा है साथियों कि बालक के अंदर बुद्धि में या मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर बुद्धि के संदर्भ में दो कारक होते हैं, दो तत्व होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी जो विभिन्न क्षमताएं हैं उन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं, और उनको नाम दिया। एक को दिया जी तत्व या जनरल तत्व कह सकते हैं, सामान्य तत्व कह सकते हैं। सामान्य तत्व इंग्लिश में कहेंगे जनरल फैक्टर, इसलिए उसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं जी तत्व। और दूसरा बताया है एस तत्व, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्पेसिफिक फैक्टर, या हिंदी में कह सकते हैं विशिष्ट तत्व। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के संदर्भ में दो तत्व बताए हैं, जी तत्व और एस तत्व, और इनको डिटेल जानेंगे अभी क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इन्होंने जी तत्व की जो तुलना की है वो बिल्कुल क्या कहा है कि जी तत्व राजा के समान होता है। कैसे होता है? राजा के समान होता है। और वहीं जो एस तत्व है हमारा, वो एक प्रजा के समान कार्य करता है। इसलिए इनके सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है हमारे स्पीयरमैन के द्वितत्व या द्विकारक या दो खंडीय सिद्धांत को। इन्होंने जी तत्व को राजा और एस तत्व को प्रजा की संज्ञा दी है, इसलिए इसको राजतंत्र कहा गया है। अब एक एक बिंदु इसका जानेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो प्रकार की बुद्धि इन्होंने क्यों बताई है और किन कामों के लिए कौन सी बुद्धि को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। तो जानते हैं साथियों एक एक को डिटेल में। तो जी तत्व ये बुद्धि का सामान्य तत्व है, और एस तत्व जो है ये बुद्धि का विशिष्ट तत्व है, एक स्पेशल फैक्टर है हमारी बुद्धि का। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जानेंगे, जो हमारा जी तत्व है ये हमारी जो सामान्य योग्यताएं होती हैं, जो हमारी सामान्य विशेषता हैं, जो हमारे सामान्य गुण हैं, उनको प्रदर्शित करती है। अर्थात हर मनुष्य में, हर बालक में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो इस प्रकृति में सभी के अंदर पाई गई हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो इस जीवन में, इस प्रकृति में हर व्यक्ति करता है, जन्म से ही करता है। तो ऐसी क्षमताएं अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन किस बुद्धि के कारण संचालित होती हैं? हमारे जी तत्व के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? जी तत्व के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे दिन प्रतिदिन की जितनी क्रियाएं हैं वो सभी हम किसके कारण करते हैं? जी तत्व के कारण करते हैं। वहीं अगर बात करें एस तत्व की, तो ये कौन सी है? तो हमारी कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं, हमारी कुछ ऐसे गुण होते हैं, हमारी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो पर्सन टू पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और पर्सन टू पर्सन इनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे किसी को गाना गाना बहुत अच्छा आता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी करनी आती है, तो कोई गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत अच्छा हुनर रखता है। तो
सभी इसी प्रकार से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, और अगर एक जैसी प्रकृति दो लोगों में है भी तो अभी उनकी मात्रा एक समान नहीं होती। कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है तो कोई ऐसी पेंटिंग करता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कोई गाना अच्छा गाता है तो कोई इतना भी अच्छा गाना गाता है कि आप उसको सुनेंगे तो सुनने का बार बार मन करेगा। तो कहने का मतलब जो हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको रखा है इन्होंने स्पीयरमैन ने एस तत्व में। क्या बताया है उनको? एस तत्व माना है। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों में इसकी प्रकृति और मात्रा अलग अलग होती है। किसमें? एस तत्व। इसमें हम कौन सी क्षमताओं को लेंगे? जैसे जी तत्व में हमने उन क्षमताओं को लिया जो दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है, लेकिन एस तत्व में हमारी ऐसी क्षमताएं आएंगी जो हमारे पर्टिकुलर कुछ शौक या हुनर होते हैं, जो हमारी रुचि आधारित हमारे कुछ काम होते हैं, वो सब हमारे एस तत्व के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? एस तत्व के कारण होते हैं। और जानते हैं साथियों इसको डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हमारा। जो जी तत्व है हमने पहले बताया, ये सभी में पाया जाता है। दिन प्रतिदिन हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? जी तत्व के कारण कर रहे हैं। तो अर्थात ये कैसा हुआ? जन्मजात हुआ, प्राकृतिक हुआ। देखो सभी में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये जन्मजात हुआ और प्राकृतिक हुआ। और एस तत्व कैसा है? ये हमारा अर्जित है, ये हमने बाहर से इसको हायर किया है। हायर करने से मतलब है कि जब हम अपने आसपास की चीजों से बिहेवियर करते हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमें उसमें रुचि पैदा होती है, तो हम उसमें कार्य करने का अधिक प्रयास करते हैं, बार बार उन चीजों को करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसको अर्जित कहा गया है, वातावरणीय कहा गया, अर्थात इसको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जी तत्व हमारा कैसा है? जन्मजात है, प्राकृतिक है, और वही हमारा एस तत्व वातावरणीय है या एक अर्जित तत्व है। वहीं अगली विशेषता जी तत्व के अगर संबंध में बात करें तो यह तत्व व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है। हम जो भी इस प्रकृति में कार्य करते हैं सभी में जी तत्व पाया जाता है, और एस तत्व हमारे कुछ स्पेशल या विशिष्ट कार्यों में ही पाया जाता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। और इसी की एक और विशेषता जानेंगे, अंतिम विशेषता। जो जी तत्व है और एस तत्व है, इसके संबंध में कहा जाता है कि जिस बालक में जितने अधिक जी तत्व होंगे, अर्थात अगर हमारे अंदर जी तत्व अधिक है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जी तत्व होने से हमें सभी चीजों की अच्छी अच्छी जानकारी रहेगी। तो जितना हम अधिक चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं तो हमारी एक संभावना अधिक होती है जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त करने की। एस तत्व वाले भी सफल होंगे, लेकिन उनको बिल्कुल अपनी उसी प्रकृति के कार्य में ही सफलता मिलती है, और लेकिन बड़ी सफलता एस तत्व वालों को मिलती है। जी तत्व वालों को जल्दी मिलती है और एक सामान्य सफलता मिल जाती है। एस तत्व वालों को थोड़ी देर से मिलेगी, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में मिलेगी, और लेकिन संभावना पूरी होती है एस तत्व वाले को एक बड़ी सफलता मिलती है। तो याद रखेंगे जी तत्व, इस तत्व बालक जी तत्व के संदर्भ में इस बालक में जितने अधिक जी तत्व होते हैं वह बालक जीवन में उतनी ही जल्दी सफलता को प्राप्त करता है, और जिस बालक में जिस प्रकृति का एस तत्व होता है वह बालक जीवन में उसी प्रकृति के कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। स्पीयरमैन ने साथियों सामान्य योग्यता पर अधिक बल दिया है, और इन्होंने इसको मानसिक ऊर्जा के नाम से भी कहा है। तो याद रखेंगे स्पीयरमैन ने जी तत्व और एस तत्व दिए। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट बिंदु है ये अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में स्पीयरमैन का सिद्धांत। तो याद रखेंगे स्पीयरमैन ने जी और एस तत्व दो तत्व बताए हैं। जी जन्मजात और प्राकृतिक और सार्वभौमिक है, एस तत्व हमारा अर्जित और वातावरणीय है, और जी तत्व हमारा सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है, और जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं सभी वो जी तत्व के कारण है, और एस तत्व हमारी एक अलग अलग प्रकृति, रुचि और हमारी इच्छाओं के अनुसार जो हमें विकसित है, जो हमारे शौक या हुनर हैं वो हमारे एस तत्व को प्रदर्शित करते हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग इसकी प्रकृति होती है और अलग अलग इसकी मात्रा पाई जाती है। स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता को अधिक बल दिया है और इसे इस मानसिक ऊर्जा भी कहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्पीयरमैन का सिद्धांत। चलते हैं, जानते हैं अगला सिद्धांत, बुद्धि का क ख का सिद्धांत, जो कि हैब ने दिया है। इसको ए एंड बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो हैब ने दी है। साथियों यह बुद्धि का सबसे नया सिद्धांत माना जाता है। हैब के सिद्धांत को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके संदर्भ में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने स्पीयरमैन के सिद्धांत को अच्छे से जाना
तो आप निश्चित तौर पर इसको एक बार में आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल स्पीयरमैन के सिद्धांत से मैच करता है। वहां पर उन्होंने जी तत्व और एस तत्व कहा है, और इन्होंने इसको थोड़ा सा अंतर करते हुए जी और एस के स्थान पर क और खा तत्व बना दिए हैं, या ए तत्व या बी तत्व जोड़ दिए हैं। जो कै तत्व है, जो हैव का का तत्व है, उसकी तुलना बिल्कुल जी तत्व के समान की गई है, सामान्य तत्व के समान की गई है, और जो खा तत्व है उसकी विशेषता बिल्कुल स्पीयरमैन के एस तत्व यानी कि विशिष्ट तत्व के समान की गई है। इन्होंने कहा है कि जो जी तत्व है, और यानी कि इनके अनुसार जो अब कै तत्व बन चुका है कि एक जन्मजात प्रकार की बुद्धि है, अर्थात यही बात स्पीयरमैन ने भी कही है। और जो इनका ख तत्व है, जो कि स्पीयरमैन के अनुसार एस तत्व है, वो वातावरणीय है। तो बिल्कुल सारी बातें मैच करती हैं। इस आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हैव का सिद्धांत जो है बुद्धि का ए एंड बी या क खा का सिद्धांत है। इसमें इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं, जिनको का तत्व और ख तत्व के नाम से बताया है। और इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो जो भी हमारी विशेषताएं स्पीयरमैन के सिद्धांत की हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार विशेषताओं की हैं बुद्धि के संदर्भ में, वो सभी विशेषताएं इन्हीं का तत्व और ख तत्व के लिए भी जोड़ी जाएंगी। उम्मीद है कि आपको यह भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। साथियों, इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ग्रो अप मंत्रा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। तो आपका इस हमारे चैनल ग्रो अप मंत्रा में बहुत बहुत आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें और लोगों को थोड़ा सा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें, क्योंकि आगे हम भी इसी प्रकार से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को लाते रहें। तो जानते हैं अपना अगला बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। साथियों, मैंने एक एक बुद्धि के सिद्धांत के कई नामों से आपको इसको परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार हम जो नाम पढ़ते हैं उसके अतिरिक्त अन्य नाम आ जाते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत आ गया। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक सिद्धांत के कई नामों से परिचित करा रहा हूं। तो बुद्धि का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है या त्रिचापीय सिद्धांत है या त्रिघटकीय सिद्धांत है, उसको किसने दिया? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि अमेरिका से संबंधित है। तो किसने दिया बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत? तो उत्तर होगा स्टर्नबर्ग, अमेरिका से संबंधित हैं, उन्होंने दिया। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि क्या है अब जानते हैं। तो देखो, जैसा साथियों पहले नाम से समझते हैं, त्रितंत्र यानी कि तीन चीजें बताई हैं इन्होंने अपनी बुद्धि के संदर्भ में। इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में तीन चीजों को जोड़ा है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि क्या है? तो इन्होंने कहा बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अर्थात एक ऐसी क्षमता जो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट करने में, समायोजन करने में, अनुकूलन करने में, एडप्टेशन करने में क्या करती हो? मदद करती हो। वही क्या है हमारी ऐसी योग्यता ही क्या है? हमारी बुद्धि है। तो याद रखेंगे, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग के अनुसार कहता है कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि हमें अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन करने की एक क्षमता है या योग्यता है। अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अर्थात हम अपने समाज और संस्कृति के जो उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं उसके संदर्भ में स्टर्नबर्ग ने कहा है कि उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारी बुद्धि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। और इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में क्या कहा कि बुद्धि जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। उनके नाम है आपके सामने। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के तीन तंत्र बताए हैं। कहा है कि हमारी तीन प्रकार की बुद्धि होती है, संदर्भात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक यानी कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, घटकीय बुद्धि यानी कि कंपोनेंटल इंटेलिजेंस और सृजनात्मक बुद्धि यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। तो जानते हैं साथियों थोड़ा सा इनके बारे में, ये क्या है? इन बुद्धियों को इन्होंने नाम जो दिया है ये कौन सी बुद्धि है? तो चलते हैं पहली बुद्धि की ओर, संदर्भात्मक बुद्धि या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। किसे कहते हैं संदर्भात्मक बुद्धि? तो इन्होंने इसको कहा है कि इसे हम दूसरे शब्दों में व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। कौन सी बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि। तो इन्होंने कहा अपनी बुद्धि के संदर्भ में जो इन्होंने तीन चीज बताई, तो इन्होंने बताया एक पहली बुद्धि हमारी होती है जिसको इन्होंने कहा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या संदर्भात्मक बुद्धि।
जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्यवहारिक बुद्धि। तो इन्होंने बताया कि हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि है, एक ऐसा पक्ष भी है हमारी बुद्धि में जो हमको सूझबूझ की क्षमता पैदा करता है। क्या करता है? सूझबूझ की क्षमता पैदा करता है। तो याद रखेंगे साथियों कि जो हमारे अंदर सूझबूझ की क्षमता पैदा करती है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, वो कौन सी बुद्धि है? वो संदर्भात्मक बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? संदर्भात्मक बुद्धि है। और साथियों, इसी के आधार पर ही व्यक्ति क्या कर पाता है? समायोजन कर पाता है। क्या कर पाता है? हम समायोजन कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं, एकोमेंडेशन कर पाते हैं। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार पहली बुद्धि संदर्भात्मक बुद्धि, जो हमारे अंदर सूझबूझ को पैदा करती है, इसलिए इसको हम व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार दूसरी बुद्धि, जिसका नाम है घटकीय बुद्धि यानी कि कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। क्या है घटकीय बुद्धि? घटक मतलब कंपोनेंट्स यानी कि किसी भी चीज के पार्ट। तो अर्थात एक ऐसी बुद्धि, स्टर्नबर्ग के अनुसार एक ऐसी बुद्धि जो किसी भी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के लिए जानकारियों का विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करती हो। अर्थात हमारी एक ऐसी बौद्धिक क्षमता जिसके आधार पर हम सूचनाओं का विश्लेषण कर सकें, उनके बारे में विस्तार से चीजों को चिंतन कर सकें। तो ऐसी बुद्धि को ही इन्होंने क्या कहा है? घटकीय बुद्धि। अर्थात ये हमारे अंदर विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करती है। तो याद रखेंगे साथियों, ऐसी कौन सी बुद्धि है जो हमें क्या विश्लेषण करने की क्षमता पैदा करती है? तो उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग घटकीय बुद्धि। इसलिए इसको विश्लेषण बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग कैसे होंगे? जिन साथियों, जिन लोगों में, जिन बच्चों में, जिन बालकों में घटकीय बुद्धि अधिक होगी, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, जिन बालकों में यह बुद्धि, घटकीय बुद्धि अधिक होगी, वो लोग विश्लेषण बहुत अच्छा कर पाते हैं चीजों का। उनको आलोचनात्मक ढंग से उनका चिंतन कर सकते हैं, अर्थात उसके गुण, दोष आदि चीजों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग दूसरी बुद्धि है घटकीय बुद्धि, कंपोनेंटल इंटेलिजेंस, जिसको हम विश्लेषण बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि ये चीजों का विश्लेषण करने और आलोचनात्मक ढंग से उनके बारे में सोचने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करती है। कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि। जानते हैं अगली बुद्धि, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग तीसरी बुद्धि क्या है? चलिए, एक और बात इसमें रह गई साथियों, यह बुद्धि व्यक्ति में तर्क वितर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, कार्य विषय को छोटे छोटे भागों में बांटने और उसको समझने की क्षमता पैदा करती है, जैसा कि मैं आपको समझा ही चुका हूं। जानते हैं इनके अनुसार तीसरी बुद्धि क्या है? सृजनात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग तीसरी बुद्धि जो इनके त्रितंत्र के सिद्धांत में है, त्रिपाचीय के सिद्धांत में है, त्रिचापीय के सिद्धांत में है, तो उसको जानते हैं। तो ये एक ऐसी बुद्धि है जो हमको कुछ नया करने के लिए, नए नियम बनाने के लिए, नई चीजों के बारे में सोचने के लिए, या जो चीजें हमारे सामने भी नहीं हैं उन चीजों के बारे में सोचने, बनाने, करने से संबंधित योग्यताओं को पैदा करती है। एक ऐसी क्षमता हमारे अंदर जो है, उसी को इन्होंने क्या कहा है? सृजनात्मक बुद्धि कहा है। इसलिए साथियों, इसको हम अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। यह बुद्धि व्यक्ति में क्या करती है? मौलिकता को बढ़ाती है, अर्थात हमारे अंदर कुछ नयापन लाती है। हम नई चीजों का इसके कारण निर्माण कर पाते हैं, नए सिद्धांतों का निर्माण कर पाते हैं, हम उन चीजों के बारे में भी चिंतन कर पाते हैं जो हमारे आसपास नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग बुद्धि के 3 चीजें बताई इन्होंने, संदर्भात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। हमने इनको जाना, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज आपको इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो दोबारा में बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि कुछ नाम ऐसे जुड़े हुए होते हैं हमारे इन सिद्धांतों के साथ। चीजें तो हमें तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन नाम ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तुरंत हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप चाहे तो एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। वेलकम टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में आपका स्वागत है। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। बीच बीच में साथियों इसलिए मैं आपको ग्रो अप मंत्रा का नाम दे रहा हूं, कुछ लोग हमारे वीडियोस को क्या कर रहे हैं? डाउनलोड करके अपने अपने चैनल्स पर डालने का आजकल काम कर रहे हैं, जिस कारण से वो हमारा लोगो और नीचे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, जो अभी हमारी चीजें हैं, उनको छुपा करके हमारी वीडियो को डाल रहे हैं। इसलिए मैं बीच बीच में अब चैनल का नाम लेना मैंने शुरू कर दिया है, ताकि आप लोग ऑथेंटिक ऑफिशियल चैनल को ही विजिट करें, ताकि आपको अच्छी और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए साथियों, अगला है सिद्धांत बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिअंशीय सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, वो
तत्व था, त्रिपाचीय था, लेकिन याद रखेंगे इसको हम, ये हमारा कैसा है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। ठीक है, तो त्रितंत्र था, ये त्रिआयामी सिद्धांत है। इसको त्रिअंशीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बिल्कुल साथियों, सिद्धांत तो हमारे बुद्धि के बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इस क्लास में आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण बुद्धि, जो भी बुद्धि के सिद्धांत है, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वरना बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, एग्जाम के हिसाब से आपको बहुत समस्या हो जाएगी। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांतों को जानना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दिया है हमारे जेपी गिलफोर्ड ने, एक रूस के मनोवैज्ञानिक हैं ये। इन्होंने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिअंशीय या थ्री डायमेंशनल जो प्रिंसिपल है ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय जेपी गिलफोर्ड। थ्री डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत को एक बक्से नुमा सिद्धांत से रिप्रेजेंट किया है। जानेंगे इसको, अभी चलते हैं इसमें डिटेल। तो इसे विषय वस्तु संक्रियता उत्पाद सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं, और यह बुद्धि का एक संरचनावादी सिद्धांत इसको माना जाता है। स्ट्रक्चर बेस्ड एक थ्योरी है, प्रिंसिपल है ऑफ इंटेलिजेंस, किसकी, गिलफोर्ड की। त्रिआयामी या त्रिअंशीय सिद्धांत, जानते हैं इसको डिटेल में। सन 1967 में गिलफोर्ड ने एक मॉडल दिया, डिब्बे नुमा संरचना का मॉडल। बिल्कुल साथियों, बॉक्स जैसा, थ्री डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट भी हो। एक बॉक्स जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, इसलिए इनके सिद्धांत को कहीं ना कहीं त्रिआयामी सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने इसके सिद्धांत में संदर्भ में तीन वस्तुओं को या तीन आयामों को जोड़ा है। तो तीन आयाम कौन कौन से हैं, विषय वस्तु, सक्रियता और उत्पाद। इसको डिटेल बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस मोटे मोटे तौर पर उन्हीं बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं। तो विषय वस्तु, सक्रियता और उत्पाद को इन्होंने इसमें जोड़ा है। इसके आधार पर इन्होंने थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, जिसको हम डिब्बे नुमा संरचना मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, प्रपोज्ड बाय जेपी गिलफोर्ड। बिल्कुल साथियों, तो इसको डिब्बे नुमा संरचना सिद्धांत कहा गया। त्रिआयाम बताए गए हैं, कौन कौन, विषय वस्तु, सक्रियता और उत्पाद। इस सिद्धांत को 4 × 5 × 6 = 120, 4 × 5 × 6 = 120 के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आपके विषय वस्तु, सक्रियता, उत्पाद है, इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स बताए इन्होंने, 4, 5, 6, और उन सभी का मल्टीपल होता है 120। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो कैसी है, एक बड़े डिब्बे के समान है। कैसी बुद्धि होती है हमारी, एक बड़े डिब्बे के समान है, जिसमें छोटे छोटे 120 डिब्बे रखे हुए हैं या डिब्बे होते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को डिब्बे नुमा कहा गया है। इन्होंने अपनी बुद्धि के संदर्भ में जब प्रारंभ में अपना सिद्धांत दिया था तो कहा था कि बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, 120 छोटे छोटे तत्व हैं। वो 3 तत्व हैं, उनके आधार पर उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सों के रूप में उनको डिवाइड करके बताया। तो पूछा जाता है 120 का तत्वों का या खंडों का सिद्धांत किसने दिया, तो भी उस उत्तर हमारा क्या होगा, गिलफोर्ड होगा। तो इन्होंने कहा बुद्धि कैसी है हमारी, एक बड़े डिब्बे के समान है, जिसमें 120 छोटे छोटे डिब्बे बताए गए। जैसे एक किसी कार्टून या बड़े सी बॉक्स में अगर समझो 120 छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं और फिर इस बॉक्स को बंद कर दिया जाए, तो कुछ समझो उसी प्रकार से हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो इसी को इन्होंने कहा कि एक बुद्धि जो है हमारी बड़े डिब्बे के समान है और उसमें 120 छोटे छोटे डिब्बे बताए गए हैं। इसको 4 × 5 × 6 = 120 के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने प्रारंभ में जब अपना सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है एक बड़े डिब्बे के समान है, उसमें कितने छोटे छोटे डिब्बे हैं, 120 हैं। वहीं बाद में इसमें इन्होंने संशोधन भी किया है। 1977 में कहा कि नहीं, 5 × 5 = 5 × 5 × 6 = 105 खंड हैं। फिर बोले नहीं, 1988 में आए, फिर बोले कि नहीं, 6 × 5 × 6 = 180 खंड है। तो वर्तमान में इनके अनुसार बुद्धि में कितने हैं, 180 खंड है, लेकिन 180 150 एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बस आपको इतना याद रखना है, बुद्धि में 120 तत्व है। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड, बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिअंशीय या 3 डायमेंशनल सिद्धांत कहता है कि बुद्धि में 3 चीजें हैं, विषय वस्तु, सक्रियता और उत्पाद, और इन्हीं के सिद्धांत को डिब्बे नुमा संरचना मॉडल के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला सिद्धांत है बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि या 7 आयामी सिद्धांत। साथियों, सीटेट के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुद्धि का सिद्धांत है वो यही, क्योंकि साथियों हमारे अगर हम सिलेबस को देखें सीटेट के, तो उसमें जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है बुद्धि का,
बहुआयामी सिद्धांत, ये बिल्कुल नाम से लिखा हुआ है। तो ये सिद्धांत बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। निश्चित तौर पर बुद्धि चैप्टर के संदर्भ में इनके सिद्धांत से तो क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी हमने चीजों को जाना क्योंकि वो बुद्धि चैप्टर से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। लेकिन बिल्कुल भी हमें बुद्धि का मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, जो मल्टीपल डायमेंशनल जो हमारा सिद्धांत है बुद्धि का, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत या 7 आयामी सिद्धांत, क्योंकि जब इन्होंने प्रारंभ में सिद्धांत दिया था तो इसमें 7 इन्होंने चीजों को बताया था। हालांकि वर्तमान में इसमें 9 है, बाद में 2 और जोड़े हैं। तो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसके साथ जोड़ा गया है, इसका नाम किसके साथ जोड़ा गया है? तो आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर। बिल्कुल साथियों, गार्डनर ने ही हमारा बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। बिल्कुल, अमेरिका की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर ने प्रारंभ में बुद्धि के कितने तत्व बताए? 7। जैसे किसी ने कहा 1 है, किसी ने कहा 2 है, किसी ने कहा 3 है, बिने ने कहा 1 है, स्पीयरमैन ने 2 बताए, हैब ने भी 2 बताए, तो तुम्हारे गिलफोर्ड ने हमारे 3 बता दिए। लेकिन फिर गार्डनर ने कहा कि नहीं, बुद्धि में कितने हैं? बुद्धि में इनके अनुसार 7 तत्व हैं। अर्थात हमारी बुद्धि जो है उसमें अलग अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं हैं और कार्य के अनुसार हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। तो इसके संदर्भ में इन्होंने सबसे पहली बार अपनी एक पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। बाद में साथ ही उसमें 2 बुद्धि और जोड़ी हैं 1998 और 2000 में, और वर्तमान में उसी के आधार पर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने हुए? बुद्धि के 9 प्रकार हुए। कितने हुए? बुद्धि के 9 प्रकार हुए। जानते हैं साथियों सिद्धांत को, और डिटेल में बिल्कुल एक एक बिंदु को अच्छे से जानेंगे अपने गार्डनर के सिद्धांत को। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई 1, 2 या 3 तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि क्या है? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। बुद्धि क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि इनके अनुसार क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर बुद्धि है और सभी एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ये गार्डनर ने कहा कि हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बुद्धि है, 1, 2 या 3 से नहीं मिलकर बनी है, और सभी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जिसमें इन्होंने 9 बुद्धि बताई हैं। ठीक है, जानते हैं एक एक को डिटेल में। 9 बुद्धि जैसे कि भाषाई बुद्धि है, हमारी तार्किक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि है, हमारा अंत व्यक्तिगत बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है, और हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो जानते हैं एक एक बुद्धि को डिटेल में साथियों, बिल्कुल जानते हैं। पहली बुद्धि है हमारी भाषाई बुद्धि। बिल्कुल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के नाम से इसे पुकारा जा सकता है, भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर हमारे अंदर एक भाषाई बुद्धि होती है, एक शाब्दिक बुद्धि होती है। इस बात से अब आशय क्या है, इस बुद्धि का मतलब क्या है? तो भाषागत बुद्धि से मतलब इस बात से मायने यह है कि जो हमारे अंदर विचारों को प्रकट करने की क्षमता है या दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वो किसके कारण होता है? गार्डनर के अनुसार हमारी भाषाई बुद्धि के कारण होता है या हमारी शाब्दिक बुद्धि के कारण होता है। तो याद रखेंगे, जो हमारी विचारों से संबंधित बुद्धि है, भाषा के प्रवाह से संबंधित बुद्धि है, जो हमारी संप्रेषण की क्षमता, कम्युनिकेशन की क्षमता को विकसित करती है, वो किसके कारण होती है? भाषाई बुद्धि के कारण होती है। और जिन व्यक्तियों में या जिन बालकों में ये बुद्धि अधिक पाई जाएगी, उनकी शब्द कुशलता बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात उनकी शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वे अपनी बात को कहने में, अपनी बात को अलंकारिक रूप से और बड़े रोचक तरीके से बातों को कहते हैं, और इनकी बातों को कहने का एक बिल्कुल प्रवाह के साथ एक तरीका होता है। तो भाषाई बुद्धि हमारे अंदर शब्द कुशलता की क्षमता को पैदा करती है। भाषाओं से, विचारों से, संप्रेषण से, इन चीजों से संबंधित जो है उस भाषा को, उस बुद्धि के लिए हम किसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे? भाषाई बुद्धि को मानेंगे। किसको मानेंगे? शाब्दिक बुद्धि को मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि, जो हमें विचारों को प्रकट करने, दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग करने की क्षमता पैदा करती है। और जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अधिक होती है, उनकी
शब्द कुशलता अधिक पाई जाती है। जानते हैं जिन लोगों में यह बुद्धि अधिक होगी वो उनको हम क्या कह सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनमें भाषाई बुद्धि अधिक होती है, उनमें के संदर्भ में हम उदाहरण लें तो जैसे कि हमारे लेखक, हमारे कवि, हमारे पत्रकार हुए, हमारे व्याख्याता हुए, इन सभी लोगों में भाषाई बुद्धि अधिक होती है, अर्थात इनकी शब्द कुशलता बहुत अच्छी होती है, इनकी भाषा पर अधिक अच्छी पकड़ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले चित्र में है हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद, दूसरे में है सभी आप सभी के चहेते, बड़े ही सुंदर अपनी बातों को कहने के एक प्रभावशाली ढंग से एक बड़े ही आकर्षक इनके शब्दों का चुनाव होता है, हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास। तीसरे हैं सौरभ द्विवेदी, जो कि हमारे सौरभ द्विवेदी एक पत्रकार है, ललन टॉप से बड़ा ही धांसू पत्रकार हैं, अपनी बात को कहने का इनमें बड़ा ही एक अद्भुत ढंग है और बिल्कुल निश्चित तौर पर आज अपनी इस कला के माध्यम से, अपनी इस भाषाई बुद्धि के माध्यम से आज पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहे हैं और सिर्फ देश में नहीं बाहर भी आजकल इनका गुणगान किया जाने लगा है। हमारे सौरभ द्विवेदी जो कि पत्रकार हैं और ये हमारे चौथे चित्र में हैं हमारे एक वकील हैं, भारत के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी। ये सभी लोग ऐसे हैं जिनकी भाषाई बुद्धि बड़ी कैसी है, लाजवाब है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनकी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी है। साथियों एक बात और याद रखेंगे, हम किसी भी एग्जाम्पल को डायरेक्ट एक बुद्धि से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि कई प्रकार की, जैसे कि हमने बात की भाषाई बुद्धि, तो हम वकील को ले लें या किसी को, तो कहीं ना कहीं इनमें नियमों की भी बात है, तो वो कुछ और भी हो सकते हैं। यानी एक ही उदाहरण को हम कई प्रकार की बुद्धियों में भी शामिल कर सकते हैं, निश्चित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनके पर्टिकुलर हम भाषाई स्किल को देखें, लिंग्विस्टिक स्किल्स को देखें, तो इनमें बहुत अच्छे होते हैं। किनमें? जैसे लेखक, कवि, पत्रकार, वकील और व्याख्याता। जिन लोगों में ये चीजें अच्छी होंगी, भाषाई बुद्धि अधिक होगी, अर्थात वो लोग इस प्रकार के कार्यों को अच्छा कर सकते हैं या इस प्रकार के कार्यों के लिए इस प्रकार की क्षमता का होना आवश्यक है। जानते हैं अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर दूसरी बुद्धि तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि या इसे वैज्ञानिक बुद्धि भी कहा जाता है। तार्किक मतलब रीजनिंग, मैथमेटिकल यानी कि साइंटिफिक, कुछ भी कह लीजिए, अर्थात एक ऐसी बुद्धि जो हमको तर्क पर काम करने की क्षमता पैदा करती है, अर्थात हम किसी भी चीज का आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हैं, हम नियमों की हमारे ऊपर अंदर एक अच्छी पकड़ होती है, हम गणितीय समस्याओं आदि चीजों को बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं। तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल बताया है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि को? तार्किक बुद्धि को। किसको बताया है? तार्किक बुद्धि को। अर्थात जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अधिक होती है वह तार्किक चिंतन बहुत अच्छा कर पाते हैं, नियमों के आधार पर गणितीय समस्याओं को हल कर लेते हैं, अमूर्त तर्कणा उनकी अच्छी होती है। तो उसके पीछे कौन सी बुद्धि होती है? हमारी तार्किक बुद्धि होती है। साथियों जिन लोगों में हमारी तार्किक बुद्धि अधिक होती है वो लोग जीवन में क्या बनेंगे, या ऐसी बुद्धि किन लोगों में अधिक पाई जाती है? जैसे कि हमारे वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, या वित्त अधिकारी जो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं, इनमें हमारी तार्किक या गणितीय बुद्धि या वैज्ञानिक बुद्धि अधिक होती है। जैसे कि आपके सामने पिक्चर दिख रहे हैं, पहली पिक्चर है अल्बर्ट आइंस्टीन की जो एक महान वैज्ञानिक हैं, दूसरी है भारतीय एक इंजीनियर या इंजीनियरों के लिए एक प्रकार से इंजीनियरों के भगवान भी कहे जाते हैं भारत में, विश्वेश्वरैया जी, ठीक है, जो एक बहुत ही महान इंजीनियर है। और तीसरा है अरस्तू का चित्र जो आप सभी जानते हैं, अरस्तू से तो संबंध को से लगभग सभी परिचित हैं। तो इन सभी में हमारी कौन सी बुद्धि अधिक है? तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि या वैज्ञानिक बुद्धि अधिक है। जानते हैं एक अगले अकॉर्डिंग टू गार्डनर तीसरी बुद्धि स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि। बिल्कुल साथियों, स्थानिक बुद्धि कह सकते हैं या देशिक बुद्धि कह सकते हैं। तो ये कौन सी बुद्धि है हमारी? तो एक ऐसी बुद्धि होती है हमारे अंदर जो हमें किसी भी दृश्य, स्थान आदि को शुद्ध रूप से समझते हैं। अर्थात कुछ लोगों में साथियों ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी भी वस्तु को एक बार देख ले तो आसानी से भूलते नहीं है, और उन चीजों के उनके मस्तिष्क में क्या बन जाते हैं? प्रतिबिंब बन जाते हैं, बिंब बना लेते हैं वो। तो ऐसी क्षमता होती है, अर्थात जो एक बार वो किसी चीज को देख ले तो वो आसानी से उनको भुलाते नहीं है, उनके मन में उनमें उनसे संबंधित एक अच्छे खासे बिंब बन जाते हैं, प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक फनी एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे कि नागिन फिल्म में श्रीदेवी एक बार जिसका चेहरा देख ले तो उसके आंखों में उसके फोटो खींच लेती थी। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी ही क्षमता, उस बात से रिलेट करने का मेरा मतलब यह है कि जब कोई किसी को देखे और उसका एक प्रकार से बिल्कुल फोटो खींच ले, अर्थात बिल्कुल ऐसे इमेज को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर ले कि जिसको एक बार देख ले उसको आसानी से ना भूले, और यहां तक कि
एक बार में देखी हुई चीजों के बारे में बाद में हट जाने के बावजूद भी बिल्कुल ऐसे चिंतन कर ले जैसे वो वस्तुएं अभी भी उसके सामने ही हो। तो ऐसा किस कारण होता है? तो उनके इसके संदर्भ में अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर वो कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे अंदर प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन मेकिंग की क्षमता विकसित करती है। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके कारण हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं, देखते हैं। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये 3 इमेजेस अलग अलग हैं, लेकिन गौर से देखो तो एक ही इमेज है। थोड़ा सा गौर करें अगर तो आपके सामने ये तीनों इमेजेस हैं, देखने में अलग अलग लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो ये एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज दिखाई गई है तीनों चित्रों में। तो इसको जो समझ पा रहे हैं हम, एक बार में देखकर जो समझ ले या सीधी नजर जिसकी जाए इसके पीछे कारण पर या इसको समझ ले, तो समझो उसमें स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि अधिक है। तो याद रखेंगे, स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी भी दृश्य, स्थान आदि को शुद्ध रूप से समझते हैं, अर्थात ये मानसिक बिंबों को बनाने और उनका प्रयोग करने की विशेष क्षमता रखते हैं। इन व्यक्तियों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जानते हैं ऐसे लोग कौन होंगे जिनमें हमारी स्थानिक बुद्धि, देशिक बुद्धि अधिक हो? जैसा कि चित्रकार हुए, हमारे पायलट हुए, मूर्तिकार हुए, वास्तुकार, शिल्पकार, नौचालक, शल्य चिकित्सक और आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ या कह सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला चित्र है हमारा मकबूल फिदा, ये एक चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस पेंटर हैं। दूसरा है हमारा जो तस्वीर है सरला ठकराल, बिल्कुल सरला ठकराल जो है एक हमारी चित्रकार भी हैं और भारत की पहली महिला पायलट भी हैं। तो सरला ठकराल दूसरे चित्र में एक पायलट भी हैं और एक चित्रकार भी हैं। और तीसरा जो चित्र है वो बालकृष्ण दोषी, जो कि एक बहुत ही अच्छे कौन है? मूर्तिकार हैं, नहीं सॉरी मूर्तिकार नहीं, ये एक आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ हैं या कह सकते हैं वास्तुकार हैं। तो बिल्कुल, तो जो हमारे तीसरे चित्र है वो एक वास्तुकार हैं, हमारे बालकृष्ण दोषी। जानते हैं इनके अनुसार, अकॉर्डिंग गार्डनर के अनुसार, अगली बुद्धि है हमारी संगीतात्मक बुद्धि, संगीत यानी कि म्यूजिक इंटेलिजेंस। गार्डनर ने कहा कि कुछ लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है, अर्थात कुछ लोगों में संगीतक रचनाओं को उत्पन्न करने की, उनको बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और वो किसके कारण होती है? संगीतात्मक बुद्धि के कारण होती है। इस बुद्धि से कुशल व्यक्ति में ध्वनियों की बहुत अच्छी पकड़ होती है, उनका लय, आरोह, अवरोह से संबंधित इनमें बहुत अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, अर्थात यह हर का सा भी सुर ताल नीचे आने जाने पर आसानी से पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो ऐसी जो क्षमता है अकॉर्डिंग टू गार्डनर किसके कारण होती है? हमारी संगीतात्मक बुद्धि के कारण होती है। किसके कारण? संगीतात्मक बुद्धि के कारण। जानते हैं जिन लोगों में ऐसी बुद्धि अधिक होगी वो लोग कौन होंगे? जैसे कि आपके संगीतकार हुए, गायक हुए, वाद्य यंत्र वादक हुए। वाद्य यंत्र वादक जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको जो बजाते हैं उनको वाद्य यंत्र वादक कहा जाता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, संगीतकार, गायक और वाद्य यंत्र वादक हैं। पहले हैं प्यारेलाल जो कि एक संगीतकार हैं, दूसरे हैं बहुत ही फेमस सिंगर हमारे बप्पी लहरी, और तीसरे हैं जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक, वाद्य यंत्र वादक हैं। तो इनमें कौन सी बुद्धि अधिक हुई? अकॉर्डिंग टू गार्डनर संगीतात्मक बुद्धि अधिक है। जानते हैं अगली बुद्धि, इनके अनुसार पांचवी बुद्धि होती है गति संवेदी बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अर्थात एक ऐसी बुद्धि से है, कुछ लोगों में क्या होता है, अंगों के संचालन से संबंधित बहुत अच्छी क्षमता होती है। कहने का मतलब है कुछ लोगों के शरीर में जो पेशीय कौशल की क्षमता है, जो लोच है या कह सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो बहुत अधिक होती है। वो बिल्कुल म्यूजिक, ताल आदि किसी भी चीज के आधार पर उनको कितना भी फ्लेक्सिबल कर पाते हैं, बॉडी को अपना पेशीय कौशल उनका बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो इसके पीछे इन्होंने रेस्पॉन्सिबल बताया है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। बॉडी तो सभी के पास है लेकिन कुछ लोगों की फ्लेक्सिबल नहीं होती या उस प्रकार से वो उनको प्रयोग नहीं कर पाते अपने अंगों को। तो जिन लोगों में अंगों के लोच हैं या जो अपने क्षेत्र में अंगों के लोच से संपूर्ण हो, उसी के संदर्भ में उन्होंने रेस्पॉन्सिबल किसको ठहराया है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। किसको? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। एक बार पढ़ लेते हैं। शरीर के अंगों के संचालन से संबंधित बुद्धि अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के कारण होती है, अर्थात अपने क्षेत्र में अंगों के लोच से संपूर्ण हो जाना शारीरिक गति संवेदी
कहलाता है। जानते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारे धावक हुए, खिलाड़ी हुए, जिम्नास्टिक्स पर्सन्स हुए, नर्तक हुए, डांसर, सर्जन होगा, और तैराक और मुक्केबाज, अभिनेता आदि। इन सब में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने अंगों का संचालन बहुत अच्छा कर पाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहला चित्र है पीटी उषा, एक धावक है। दूसरा है, सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। तीसरा है हमारा वीरेंद्र सिंह, जो कि एक मुक्केबाज हैं। तो इन सभी में क्या है? हमारी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अधिक है। जानते हैं अगली बुद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। साथियों, इस प्रकृति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को भी समझ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल साथियों, आपने देखा होगा, कुछ लोग दूसरों को भी समझ लेते हैं, और इस प्रकृति में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपने आप को नहीं समझते कि मैं हूं क्या, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उसके संदर्भ में हमारे गार्डनर ने भी दो बुद्धि बताई हैं कि एक ऐसी बुद्धि जो हमें अपने आप के बारे में जानने में मदद करती है, एक ऐसी बुद्धि या एक ऐसी क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, जिसके कारण हम अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को जान पाते हैं, अपनी चीजों को जान पाते हैं। तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल बताई है इन्होंने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो हमें पता कराती है कि हु एम आई या हु आई एम या आई एम का जो भाव पैदा करती है, उसी को कहेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो हमको खुद को यानी कि सेल्फ को समझने में लिए, खुद को समझने के लिए क्या बनाती है? एक कैपेबल बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर, एक बुद्धि ऐसी होती है हमारे अंदर जो हमें अपनी ही शक्तियां और कमजोरियों का ज्ञान कराती है, और जो व्यक्ति इससे संबंधित बुद्धि अधिक रखते हैं वो अपने जीवन में अच्छी पहचान बना पाते हैं, और अपनी पहचान बनाने से संबंधित कैसा होते हैं? अधिक या अति संवेदनशील होते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। किसके पीछे, किसके कारण से ऐसा होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस याद रखना है, कैसी बुद्धि है? जो हमें हमारे बारे में, अपने बारे में जानने में मदद करती है। कौन? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिन लोगों में ये बुद्धि अधिक होगी वो लोग कौन होंगे? जैसे कि आपके दार्शनिक लोग हुए, संत हुए, महात्मा हुए, आध्यात्मिक नेता हुए। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पहले में सुकरात हैं, दूसरे में गौतम बुद्ध हैं, तीसरा आपका एक महात्मा, संत आदि दिखाए गए हैं। तो इन लोगों में कौन सी बुद्धि अधिक है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं है साथियों कि जिनमें इंटरपर्सनल, जो अपने आप को समझे हैं वो दूसरों को नहीं समझ सकते, दूसरों को भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले अपने आप को समझा है जब इन्होंने दुनिया को समझाने की कोशिश की है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि अधिक हुई? अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर। जानते हैं इनके अनुसार अगली बुद्धि है अंत व्यक्तिगत बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल साथियों, इस बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के व्यवहार को, उद्देश्यों को, अभिप्रेरणाओं को समझने लगता है, और इसी के आधार पर वह उनके साथ अच्छे संबंध बना पाता है या दूसरों को समझ पाता है। तो याद रखेंगे साथियों, कंक्लूड बात यह है कि एक ऐसी बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर जो हमें दूसरों को समझने में मदद करती है। किसको समझने में मदद करती है? अदर्स को, दूसरों को समझने में मदद करती है। तो उसके पीछे अकॉर्डिंग टू गार्डनर कौन सी बुद्धि काम करती है? हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमें दूसरों को समझने में मदद करती है, और वहीं हमने अभी जाना था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमें खुद को या स्वयं को समझने में मदद करती है। जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अधिक होती है, जो दूसरों को समझ पाते हैं, वो लोग कौन होंगे? जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, हमारे काउंसलर्स या परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, विक्रय अधिकारी आदि। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहला है ओशो, दूसरे हैं मदर टेरेसा, एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका हैं या रही हैं। ठीक है, तो तीसरा है हमारा कैलाश सत्यार्थी, जो कि एक नोबेल प्राइज के भी विजेता रहे हैं शांति से संबंधित। तो ये सभी लोगों ने जीवन में दूसरे लोगों को समझा है, उनकी क्षमताएं जानी है, उनकी चीजों को समझा है और उन पर काम किया है। तो इनकी बौद्धिक क्षमताएं कैसी हैं कि ये दूसरों को समझ पाए हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनमें कौन सी बुद्धि अधिक हुई? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जानते हैं गार्डनर के अनुसार, ये हमने 7 जानी, बाद में इन्होंने 8वीं बुद्धि जोड़ी, प्रकृति बुद्धि। 1998 में इसमें कहा कि हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि भी होती है जो हमें हमारे पर्यावरण से संबंधित जानकारी देती है, अर्थात इस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति पशु, पक्षियों, वनस्पति आदि के बारे में सोच पाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा अपने अक्सर आसपास कि कुछ लोगों को प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, जानवरों से, पेड़ पौधों से। तो इसके पीछे अकॉर्डिंग टू गार्डनर ने
किसको रेस्पॉन्सिबल बताया है? हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि को। कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है जो हमें इस प्रकृति से, जानवरों से, पक्षियों से लगाव रखने का काम करती है, या उन चीजों को हम आसानी से समझ पाते हैं, उनकी भाषा को, उनकी बोली को, उनके बिना कुछ कहने के बावजूद भी वो उनको समझ पाते हैं। तो इसके पीछे अकॉर्डिंग टू गार्डनर कौन सी बुद्धि काम करती है? प्रकृतिवादी बुद्धि काम करती है। कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि काम करती है। जैसे वनस्पति विज्ञानी जो हमारे बॉटनिस्ट हैं, पर्यटक हैं, किसान हैं, जूलॉजिस्ट यानी कि प्राणी विज्ञानी हैं, पक्षी विज्ञानी हैं, शिकारी और जीव वैज्ञानिक आदि हैं, इन सभी लोगों में कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है? हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक पाई जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहली पिक्चर में है सुंदरलाल बहुगुणा जो कि हमारे एक पर्यावरणविद भी माने के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी पिक्चर में है हरगोविंद खुराना जो कि एक वनस्पति विज्ञानी भी हैं। और तीसरी पिक्चर जो कि लगभग सभी इनको जानते होंगे, बियर गिल्स हैं जो जंगलों में जाते हैं और अलग अलग चीजें कर करके दिखाते हैं। बहुत इनको अक्सर देखा जाता है। बियर गिल्स हमारे बड़े ही पर्यावरण से संबंधित, इन्होंने चीजों को, जंगलों से, जानवरों से संबंधित चीजों को लोगों को दिखाने का काम करते हैं और जा करके उनके साथ जीवन को जीने का काम करते हैं। तो ये तीनों लोग जो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों में कैसी बुद्धि अधिक मानी गई है? प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मानी गई है। इनको प्रकृति से संबंधित चीजों की समझ बहुत अच्छी रही है। इसके पीछे अकॉर्डिंग टू गार्डनर कहते हैं ऐसे लोगों में कौन सी बुद्धि अधिक है? प्रकृतिवादी बुद्धि है। जानते हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर अंतिम बुद्धि हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि कौन सी है? अगली बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि जो कि 2002 में इन्होंने जोड़ी है। इसको अस्तित्ववादी बुद्धि के नाम से जाना गया है। इनके अनुसार एक बुद्धि ऐसी भी है जो हमें छुपे हुए रहस्यों, जिंदगी, मौत, भूत प्रेत और वास्तविकता जैसी आदि चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करती है, या ऐसी क्षमताओं को, ऐसी चीजों को शामिल करती है। तो उसके पीछे इन्होंने बताया है किसको रेस्पॉन्सिबल? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। ऐसे लोगों में बुद्धि जो है, किस लोगों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है? जैसे कि हमारे चिंतक वगैरह, बाबा, साधु, तांत्रिक जैसे ऐसे लोग जो हैं, उनमें कैसी बुद्धि अधिक होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि अधिक होती है। चलिए तो जानते हैं हमारी अगली बुद्धि का जो सिद्धांत है, बुद्धि का तरल व ठोस का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, बुद्धि का तरल व ठोस का सिद्धांत दिया है आरबी कैटल ने। कैटल ने अपने सिद्धांत में तरल बुद्धि के संदर्भ में वंशानुक्रम को बताया है और ठोस बुद्धि के संदर्भ में वातावरण को। बिल्कुल, कैटल कहते हैं दो प्रकार की बुद्धि होती है, तरल व ठोस। तो जो हमारी क्षमताएं वंशानुक्रम है, जो माता पिता से मिली हैं, वो किसके कारण है? हमारी ठोस बुद्धि, वो तरल बुद्धि है वो हमारी। और जो क्षमताएं हमको वातावरण से ग्रहण की हमने, वो किसके कारण आई है? हमसे जो वातावरण के कारण आई है, उसको हम कहते हैं ठोस बुद्धि। बिल्कुल, एक बार फिर जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तरल बुद्धि से तात्पर्य सोचने, समझने की, कल्पना करने की ऐसी क्षमताओं से है जो हमारी जन्मजात हैं या वंशानुक्रम है, जो प्राकृतिक हैं, अर्थात जो हमको प्राकृतिक रूप से मिली हैं, वंशानुगत मिली हैं, जन्मजात मिली हैं। ऐसी क्षमताओं को अकॉर्डिंग टू कैटल कौन सी बुद्धि कहा गया है? तरल बुद्धि। और वहीं एक ऐसी क्षमताएं जो हमारे अंदर अनुभव से, आसपास की चीजों को करने से, अर्जन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, ऐसी क्षमताएं किसके कारण हैं? या ऐसी बुद्धि क्षमताओं को हम क्या कहेंगे? ठोस बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस बुद्धि कहेंगे। तो याद रखेंगे, बुद्धि का तरल व ठोस का सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। तरल बुद्धि किसे कहा है? जो वंशानुगत है, प्राकृतिक है, जन्मजात है। और जो हमारी ठोस बुद्धि है वो किसको कहा है? जो अनुभवजन्य है, वातावरणीय है, या जो अर्जित बुद्धि है, जो अर्जित क्षमताएं हैं, वो कौन सी हमारी? ठोस बुद्धि होगी। इसी के साथ साथियों, इसको धारा प्रवाह का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको GCGF मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आरबी कैटल का सिद्धांत बुद्धि का तरल व ठोस के सिद्धांत को। जानते हैं अपना अगला सिद्धांत, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, बहुतत्व का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया बुद्धि का बहुतत्व, अर्थात इनके अनुसार जो बुद्धि के तत्व है वो कितने हैं? बहुत सारे तत्व होते हैं। जानते हैं इसको डिटेल से, पहले जान लेते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम बहुत सारे हैं। इसको हम बहुखंडात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, बहुकारक सिद्धांत के नाम से, मात्रा का सिद्धांत, बुद्धि का आणविक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, रेत के टीले का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, सैंड थ्योरी आदि आदि नामों से भी जानते हैं। लेकिन जानते हैं इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है? तो चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के मस्तिष्क में 1, 2 या कुछ निश्चित तत्व नहीं पाए जाते। जैसे किसी ने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
बुद्धि में तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जब इनसे पूछा गया तो कितने हैं जी ये तो बताओ, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि में इतने सारे तत्व होते हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकते। बोले फिर भी कि अगर तुम ज्यादा चाहते हो तो जाओ एक रेत के टीले पर जहां रेत पड़ा हुआ है और वहां उसको मुट्ठी में भर लो और उसमें जितने भी आपकी मुट्ठी में रेत आए उसके कणों को गिन कर लाओ। तो उन्होंने कहा वो तो गिने ही नहीं जा सकते, उनको तो गिना ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, या बिल्कुल साथियों, ऐसे ही क्या बुद्धि है, अर्थात बुद्धि में इतने सारे तत्व होते हैं कि जिनको गिना ही नहीं जा सकता। इसलिए इनके सिद्धांत को रेत के टीले के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से एक रेत के टीले में बुद्धि, रेत के कणों को गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार से बुद्धि में भी असंख्य तत्व होते हैं जिनको कभी गिना नहीं जा सकता। और कहा कि हम अपने जीवन में जो भी प्रकृति में इस काम, जितने भी काम करते हैं, हर एक काम को करने के लिए हमारी बुद्धि में एक निश्चित तत्व पाया गया है या एक निश्चित तत्व होता है जिसके द्वारा हम उस काम को करते हैं। और हर एक काम को करने के लिए एक अलग तत्व है और उसका दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात एक एक तत्व एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने कहा बुद्धि में क्या है, बहुत सारे तत्व हैं, हर कार्य को करने के लिए एक निश्चित तत्व है और हर एक तत्व दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वहीं इन्होंने कहा कि बुद्धि में कोई भी सामान्य तत्व भी नहीं होता है, जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे विशिष्ट तत्व होते हैं। अर्थात थॉर्नडाइक ने इस बात को और कहा कि जी तत्व तो कोई होता ही नहीं है, कैसे होते हैं, सारे विशिष्ट तत्व ही होते हैं और हर एक कार्य को करने के लिए एक अलग ही तत्व होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को जॉनसन ने प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा है। इन्होंने कहा बुद्धि में कोई जी तत्व नाम का तत्व ही नहीं होता, सारे के सारे विशिष्ट तत्व ही होते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमने अपनी इस आज की क्लास में जाना कि बुद्धि क्या है और बुद्धि के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जाना। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।